क्या आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आप अपनी टैक्स प्लानिंग को करें और सही टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्टमेंट्स करें ताकि आप मैक्सिमम टैक्स सेविंग कर पाएं? तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं हूं प्रिया। स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग डन राइट में। मैं हर वीक पर्सनल फाइनेंस पे 2 वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे नए वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आती रहेगी। चलिए शुरू करेंगे। इस वीडियो में मेजरली हम बात करने वाले हैं 80C में किस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं मैक्सिमम टैक्स सेविंग के लिए। इसके अलावा 80D में आपको किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 80C मोस्ट पॉपुलर टैक्स सेविंग सेक्शन है जहां पर आप 1.5 लाख तक की अमाउंट पर टैक्सेशन में रिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। अब यहाँ पर किस किस तरीके के इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज हैं जहां पर आप इन्वेस्ट करके टैक्स सेविंग कर सकते हैं, जैसे कि है ELSS फंड्स जिनको हम बोलते हैं इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स। ये इक्विटी लिंक म्यूचुअल फंड्स होते हैं और यहाँ पर आप जो इन्वेस्ट करते हैं वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होता है। आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको डेट में इन्वेस्ट करना है या इक्विटी लिंक ELSS फंड्स में इन्वेस्ट करना है। यहाँ पर जो लॉक इन पीरियड होता है वो 3 इयर्स का होता है और यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म में 12% के रिटर्न्स मिल जाते हैं। नेशनल पेंशन स्कीम, यहाँ पर आप इन्वेस्ट करके अपनी रिटायरमेंट को सिक्योर कर सकते हैं और उस समय के लिए इनकम जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर रिटर्न्स अच्छे खासे मिल जाते हैं। मेजर बेनिफिट इस पेंशन प्लान का ये है कि यहाँ पर अमाउंट जो इन्वेस्ट करते हैं वो इक्विटी और डेट दोनों ही तरीके के एवेन्यूज में इन्वेस्ट होता है, तो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे मिल जाते हैं। इसके अलावा बात करें यूलिप्स की, जिनको बोलते हैं इक्विटी लिंक इन्वेस्टमेंट प्लान। यहाँ पर आपको एक ही इन्वेस्टमेंट में इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों का बेनिफिट मिल जाता है। और अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, आप रिस्क कम लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो आप अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं वो प्रिंसिपल आपको पूरा का पूरा मिल जाए, आप एक प्रोटेक्शन प्लान चाहते हैं, तो आप इस तरीके के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, अगेन अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं और आप रिटर्न्स पे कोई टैक्सेस पे नहीं करना चाहते हैं तो PPF एक एक्सीलेंट स्कीम है। यहाँ पे अभी जो करंट रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है वो अराउंड 7.1% का मिल जाएगा आपको। यहाँ पे लॉक इन पीरियड 15 ईयर्स का होता है और 15 ईयर्स के बाद में जब आप इसको विड्रॉ करते हैं तो उस रिटर्न के अमाउंट पे भी आपको कोई टैक्सेस नहीं पे करने पड़ते हैं। तो PPF का ये सबसे बड़ा बेनिफिट हो जाता है। सुकन्या समृद्धि योजना, अगर आपकी गर्ल चाइल्ड है और आप उनके एजुकेशन के लिए सेविंग करना चाहते हैं तो ये एक्सीलेंट स्कीम है। यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो भी अच्छा खासा मिल जाता है, अप्रोक्सीमेटली 8% मिल जाता है और ये बैक बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। यहाँ पे लॉक इन पीरियड तकरीबन 21 ईयर्स का होता है। अगर आपको अपनी डॉटर की हाई एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए तो आप 18 ईयर्स के बाद में पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं अराउंड 50% का। इसके अलावा अगर 21 ईयर्स से पहले ही उनकी शादी हो जाती है तो आप इसको पूरा का पूरा विड्रॉ भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो रिटर्न अमाउंट मिलता है उसके प्रॉफिट पे भी आपको कोई टैक्सेस पे नहीं करने पड़ते हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा 5 इयर्स लॉक इन के फिक्स डिपॉजिट होते हैं, इनको टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट भी कहते हैं। यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आजकल तो फिक्स डिपॉजिट की जो रेट ऑफ रिटर्न है वो भी इंक्रीज होने लगा है। अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो आप फिक्स डिपॉजिट को अडॉप्ट कर सकते हैं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की हम बात कर ले तो अगर आपकी कंपनी PF काटती है तो वो भी 80C के अंडर में आता है। कितनी बार टैक्स पेयर्स एक गलती कर देते हैं कि वो PF को कैलकुलेट ही नहीं करते हैं टैक्स प्लानिंग में। जो PF आपका कटता है उस पे 80C में ऑटोमेटिक डिडक्शंस मिल जाते हैं और आप जो बचा हुआ अमाउंट है ना उतने ही अमाउंट का आपको इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आप 1.5 लाख की पूरी लिमिट को कंज्यूम कर पाए। लेकिन बहुत सारे टैक्स पेयर्स उस EPF के अमाउंट को कैलकुलेट ही नहीं करते। EPF के थ्रू भी आप 80C में डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। होम लोन प्रिंसिपल रिपेमेंट, जो आप होम लोन लेते हैं वहां पर हर महीने जो प्रिंसिपल पे करते हैं उस पे भी आप 80C में डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस, अपने घर के लिए जो स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करते हैं आप उस पे भी आपको 80C में डिडक्शंस मिल जाते हैं। इसके अलावा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स भी 80C के अंडर में आती हैं। अब यहाँ पे एक मेजर कंफ्यूजन होता है 80C, 80CCC और 80CCD 1A और 1B के केस में। अब बात करते हैं हम सेक्शन 80CCD 1। तो यहाँ पर
अगर आपकी कंपनी, आपका जो एम्प्लॉयर है, अगर वो एनपीएस में आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट करते हैं आपके पेंशन के लिए, तो वहां पर जो 10% ऑफ सैलरी होता है, जो कि होता है बेसिक एंड डीए, उतने अमाउंट पर आपको 80C के अंडर में डिडक्शंस मिल जाते हैं। अब यहाँ पर जो 80C है, 80CCC है और 80CCD1 है, तीनों की जो मैक्सिमम लिमिट होती है क्लेम करने की वो 1.5 लाख रुपीस की होती है। उससे ज्यादा आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं 80CCD1B में। अगर आप एनपीएस में एडिशनल 50,000 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं तो उस 50,000 रुपीज पे आपको एडिशनल डिडक्शंस मिल जाते हैं। तो अब इन चारों को अगर आप मिक्स करेंगे तो टोटल डिडक्शंस जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2 लाख रुपीज के। अब आ जाते हैं सेक्शन 80CCD2। अगर आपका एम्प्लॉयर एनपीएस में आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट करता है तो उस केस में यहाँ पर आप एडिशनल डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। वो डिडक्शन कितने का हो सकता है? आपके जो सैलरी है उसमें बेसिक और डीए का जितना भी कंपोनेंट है उसके 10% के अमाउंट पर आप टैक्सेशन में डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80CCD2। तो ये सारी जानकारी होगी सेक्शन 80C से रिलेटेड। अब बात करते हैं 80D के केस में। 80D मोस्टली हेल्थ इंश्योरेंस का क्राइटेरिया होता है। आप अपने लिए अगर हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं या अपने पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाते हैं तो यहाँ पर आप कितने का डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी जो अपनी फैमिली है, आप सेल्फ, स्पाउस और आपके बच्चे, सबकी एज 60 ईयर्स से कम है, उस केस में आप 25,000 तक के अमाउंट में डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए एक और हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं और उनकी एज 60 ईयर्स से कम है तो उस पर आप एडिशनल 25,000 तक के अमाउंट पे डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। अगर पेरेंट्स की एज 60 ईयर्स से ज्यादा है तो एडिशनल 50,000 पे आप डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। आपकी अपनी फैमिली की एज और आपके पेरेंट्स की एज, दोनों सबकी एज 60 ईयर्स से ऊपर है तो उस केस में आप 1 लाख रुपीस तक के अमाउंट पे डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। वेल, ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है। अगर आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाते हैं, एनुअल हेल्थ चेकअप करवाते हैं, तो वहां पे जो आप एक्सपेंस करते हैं उस अमाउंट पर भी आप डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। कितने का लिमिट होता है? पर इंडिविजुअल 5,000 रुपीज का होता है और मैक्सिमम आप 25,000 रुपीज तक के अमाउंट पर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। और 80D के अंडर में अगर आपको प्रूफ सबमिट करने हैं तो क्या क्या प्रूफ सबमिट करने होंगे? इस केस में प्रीमियम रिसिप्ट हो गई, वो सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कुछ कंपनी पॉलिसी डॉक्यूमेंट भी मांगती है तो वो भी आप सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन्वेस्ट करके अंडर दीज सेक्शंस आप डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके कोई भी सुझाव हो या आप चाहते हैं कि आपकी किसी क्वेरी का मैं आंसर करूं या उस पर सेपरेट वीडियो बनाऊं तो आप वो कमेंट बॉक्स में डालकर मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी वहीं पर आंसर करने का, अदरवाइज आई विल ट्राई कि मैं एक नया वीडियो उस पर बना सकूं। इसके अलावा भी अगर आपके कोई सुझाव है तो वो आप मुझे बता सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं पर्सनल फाइनेंस पे एवरी वीक 2 वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे नए वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती रहेगी।